गिव 100% में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो ये जो टॉपिक है वो आपके बीए थर्ड ईयर से संबंधित तो है ही, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी संबंधित है। यदि आप 12th क्लास से भी संबंधित है या आप क्लास से संबंधित हैं या फिर बीए से थर्ड ईयर में आपके एक टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहले मैं बेसिक समझाऊंगी, वरना ये पता चलेगा अरे अब तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कौन सा नया चैप्टर है। तो ऐसा फील होगा आपको, क्योंकि अब बीए थर्ड ईयर में पहली बार आप देखेंगे कि सभी बच्चों की ये हैबिट होती है कि लास्ट जब एग्ज़ाम आते हैं, और जैसे कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है इसके, तो लास्ट टाइम पे खोलते हैं एंड देन उसके बाद चेक करते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है, उस टाइम पे पढ़ना याद आता है। तो पहले मैं बेसिक बताऊंगी जो कि आपके माइंड में रह भी जाएगा और आप उसको नोट कर सकते हैं। पहले बेसिक एंड देन मैं इसको डीपली पढ़ाऊंगी। तो बात करते हैं हम वैदिक सभ्यता की। तो ये है क्या, पहले ये समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में तो जरूर सुना होगा। सिंधु सभ्यता क्या है, माना जाता है कि जब भारत बहुत था ही नहीं, उस टाइम पे वो सभ्यता आई थी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बैलेंस ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था, पहले हम उसके बारे में समझते हैं। वो जो है वो एक सभ्यता थी जो कि विलुप्त हो गई, अर्थात गायब हो गई। कैसे गायब हो गई वो आइडिया लगाया जाता है, क्योंकि हम लोगों ने तो नहीं देखा ना, उसकी खोज तो क्या हुई है, मिट्टी से दबी हुई थी, इसको जब खोदा गया, निकाला गया, तब पता चला कि अच्छा ये कोई सभ्यता भी दबी हुई थी। तो इस प्रकार से पता चला। तो केवल एक अंदेशा, एक आइडिया लगाया गया है उस सभ्यता के लिए कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो सभ्यता क्या हुई, समाप्त हो गई। माना जाता है कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, इस वजह से वो समाप्त हो गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वैदिक सभ्यता की, ये वैदिक सभ्यता जो है ये समाप्त नहीं हुई, लेकिन इसका जो स्वरूप था, इसका जो फेस था, चेंज होता चला गया। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, पहले वैदिक सभ्यता आई, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ऐसे निकलते 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 आज हम इस जगह पे हैं। ठीक है, तो सिंपली हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता है क्या। तो आप लोग पंडित को जानते हैं, जैसे कि आज हम लोग जो है अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति कहाँ से ली गई है, ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यही सब तो है हमारे। तो ये जो आजकल क्या हो रहे हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, आजकल कोई पंडित बनना ही नहीं चाहता, आजकल हम वो रखना ही नहीं चाहते, वो अपनी सभ्यताएं भूलती जा रहे हैं, है ना। पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, है ना। आजकल हमें अपनी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो ये सब भूलते जा रहे हैं। आज किसी से संस्कृत के बारे में पूछ लिया जाए तो उनको लिए संस्कृत तो, अरे अगर कोई बोल भी रहा है ना संस्कृत तो ओल्ड फैशन, ठीक है, और इंग्लिश बोल रहा है तो हाँ ये एजुकेटेड है। बट ऐसा नहीं है, और हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। तो एक ये हमारी सभ्यताओं को याद दिलाता है कि कहाँ से हम लोग उपजे, कहाँ से हम लोग बने, तो उसके बारे में है ये। तो जैसा कि मैंने उसके बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो तो क्या हुई, विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो हमारी सबसे पहली सभ्यता थी, लेकिन वो क्या हुई, वो शहरी थी। उसमें क्या थे, सड़क बहुत साफ़ सुथरे हुआ करते थे, नालियाँ ढकी हुई हुआ करती थी, है ना, और घर बहुत अच्छे डेवलप थे। तो वो सिटी टाइप की थी, वो नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, तो ये जो एक ग्रामीण परिवेश से था ये, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वैदिक सभ्यता कैसे हुआ, ये आर्य कौन थे, इसमें आर्य लोगों के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि आर्य से ही हम लोग बने हैं, कन्वर्ट होता चला गया। देन इस प्रकार से आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो है उनको कहा जाता है आर्य लोग माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल क्या था। तो ऋग्वैदिक काल क्या था, ये बहुत अच्छा था। आजकल जो है ना परिवर्तन, जैसे कि महिलाओं, आजकल हम नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत चेंज अब आ गया है, महिलाओं ने बहुत चेंज किया है। अब के ज़माने में महिलाएं बाहर निकल रही हैं, पढ़ रही हैं। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होता था, बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। इस टाइम पे सब अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग कार्य करते थे। ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं था, ऋग्वैदिक काल अच्छा माना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आता है? उत्तर वैदिक काल बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं के साथ पर्दा प्रथा, फिर बाल विवाह इत्यादि आरंभ हो जाता है, सती प्रथा आरंभ हो जाता है ना। ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो राजा महाराजा होते हैं, फिर उस अंग्रेज आते हैं, उस टाइम पे भी सती प्रथा चल रही होती है, जौहर चल रहा होता है ना। तो ये सब उत्तर वैदिक काल की समस्या के बारे में है। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, वर्ण व्यवस्था आ जाता है। आप कितने भी एजुकेटेड हैं, यदि आप छोटे जाति के हैं तो आपका काम है छोटा कार्य करना। तो इस प्रकार से है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए जाते हैं, जिसमें शूद्रास वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं। तो शूद्र का काम होता है जितने भी बड़े हैं उनके पैरों मतलब उनकी घर की सफाई इत्यादि करना। जो वैश्य होते हैं उनका व्यवसाय का कार्य होता है। क्षत्रिय होते हैं उनका कार्य होता है लड़ाई करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम होता है पढ़ना, ब्राह्मण तो आपको पता ही है, पूजा पाठ करवाना इत्यादि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा है। ऋग्वेद इत्यादि में जो हम लोग आजकल जो है कि बोला जाता है कि 7 हमारे फेरे होते हैं और 7 जन्म होते हैं, ये सब जो है ऋग्वेद वगैरह में लिखे गए हैं, जो कि आजकल हम फॉलो करते हैं। जब शादी होता है तो हमारे वही सब पढ़ा जाता है ना। तो ये सारा चीज़ हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो इसको जानना अति आवश्यक हो जाता है हमारे लिए। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़ा डीपली पढ़ते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में लिखने में बहुत सहयोग होगा। इतना जितना मैंने बताया है, अगर आपके माइंड में थोड़ा बहुत भी रह जाता है तो आप कुछ कुछ बना के जरूर लिख देंगे, मुझे उम्मीद है। और अगर डीपली पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। बहुत सारे वर्ड जो अगर आप उस में लिखते हैं तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेबल भी होगा और बहुत अच्छा लगेगा। सॉरी, प्रेजेंटेबल, ओके। तो हम बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लिखा हुआ है लेकिन उसका पता नहीं है, ठीक है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, मतलब इसके लिखे हुए सबूत हमें मिले हैं, ठीक है। ऐतिहासिक काल होता है जिसमें लिखा ही नहीं गया, हमें कुछ पता ही नहीं है, जबकि आद्य ऐतिहासिक काल लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऋग्वैदिक काल जो है 15 ईसा पूर्व से कब तक माना जाता है। तो ये माना जाता है हमारा 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इस प्रकार से वेद के बारे में। तो इस काल का नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो है वेदों की जानकारी दी गई है, इसलिए हम इसको वेद के बारे में बताया गया है, तो इसलिए हम इसको वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे आर्य लोगों के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य कहाँ से संबंधित हैं। तो आर्य वैदिक काल में हमें जो भी अध्ययन करते हैं वह वस्तुतः आर्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो ये बताया गया है। नेक्स्ट है आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने मतलब कुल मिला के ये बात है कि आर्य जो है ना, उनको ये लिखने का पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं। वो लोग क्या करते थे, जैसे कि एक व्यक्ति ने बोला, ठीक है, एक व्यक्ति ने बोला, उसने दूसरे को ट्रांसफ़र किया, दूसरे ने तीसरे को ट्रांसफ़र किया, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफ़र किया, चौथे ने पांचवे को ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रकार से ये वेद चलता आ रहा है, लिखा हुआ नहीं था, मतलब उनको लिखना नहीं आता था, ये संकलित किया गया है, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगी किनके द्वारा किया गया है। तो इससे क्या होगा, ये व्यक्ति ने कुछ बताया, इस व्यक्ति ने कुछ बताया, इस व्यक्ति ने कुछ बताया, तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली चलता गया। तो इसको इस वजह से क्या बोलते हैं, श्रुति साहित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैदिक काल के प्रारंभ के बारे में। कोई प्रमाण तो जानकारी हमें पता नहीं है कि कैसे इसका आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ, ये एक अंदेशा लगाया गया है। लेकिन जब परिवर्तन आना आरंभ हुआ ना, तो आइडिया लगा लिया कि 600 ईसा पूर्व इसको लास्ट माना गया, ठीक है। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है वैदिक काल का अंतिम अवधि का निर्धारण जो है समाज में आने वाले परिवर्तन के आधार पे बदलाव आने लगा। बदलाव क्या आने लगा, उस टाइम पे लोहे का पता नहीं था, लोहे का पता चल गया। जहाँ ऋग्वैदिक काल जो था उसमें क्या हो रहा था, लोग कृषि करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग व्यवसाय करने लगे, क्योंकि
क्या हो गया, लोहे की खोज हो गई, अंतरखेड़ी जगह है, वहाँ से लोहे की खोज हो गई। खोज होने से क्या हुआ, लोगों में कोई लोहार बन गया, सामान बनाना आरंभ हो गया, तो इससे एक नया नया व्यवसाय मिल गया लोगों को। ठीक है, तो वैदिक काल की समाप्ति सिंधु घाटी सभ्यता की तरह नहीं हुआ है। जैसे कि वो वैदिक काल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, वो तो क्या हुआ, कुछ आपदा आ गई तो समाप्त हो गई। लेकिन ये क्या हुआ, वैदिक काल जो है चेंज हुआ, एक परिवर्तन आया उसमें। अब लोग मूर्ति पूजा करने लग गए इसमें, तो इससे क्या हुआ, जैन धर्म उपजा, उसका बौद्ध धर्म उपजा, इस प्रकार से परिवर्तन आया। ठीक है, अब है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन के कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि पक्षों को निरंतर कुछ व्यापक परिवर्तन हुए हैं। क्या क्या परिवर्तन हुए, तो लोग, पहली बात क्या हुआ है कि समाज में लोगों के जीवन जो थे वो जीवन शैलियाँ बदलने लगी। जीवन शैली कैसे बदलने लगा, इस प्रकार से पहले लोग क्या करते थे, खेती, अब क्या करने लगे, व्यवसाय, इस प्रकार से चेंज हुआ। और क्या हुआ, अंतरजी खेड़ा जो है उस जगह पे क्या मिल गया, लोहे के साक्ष्य मिल गए, अर्थात लोहे प्राप्त हो गए। लोहा प्राप्त होने से क्या हुआ, लोगों में काम अब दूसरा करने के लिए एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है कि लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला था, इसलिए इसको वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लोहे के साक्ष्य मिल गए थे। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसलिए ऋग वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल में विभाजित का एक प्रमुख कारण यह है, यह आधार माना जाता है। ठीक है, लोगों में परिवर्तन एंड लोहे का मिलना। ठीक है, 600 ईसा पूर्व के बाद लोहे का व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा। 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल का अंतिम अवधि माना जाता है। और जो आर्य संस्कृति भाषा का शब्द जो है वो है, इसका अर्थ ये होता है कि लोग जो है क्या है, श्रेष्ठ है, कुलीन है, उत्तम है, मतलब बहुत आदर्श, आर्य का अर्थ होता है। ठीक है, हिटलर जो है ना, हिटलर ने भी अपने आप को क्या कहलाया था, आर्य, श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब बात करते हैं आर्य का मूल निवास। अभी ये तो नहीं पता ना कि आर्य लोग आए कहाँ थे, कहाँ से थे। तो बहुत सारे हमारे जो, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो इन लोगों ने एक आइडिया लगाया कि ये लोग आए कहाँ से होंगे। तो जैसे कि मैक्स मूलर थे, उन्होंने बताया कि ये मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, डॉक्टर संपूर्ण नंद जो थे, वो उन्होंने बताया कि आल्पस पर्वत से यूरेशिया से आए थे ये। ठीक है, अब बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि अंटार्कटिक से आए थे ये, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आते हैं आप ये MCQ क्वेश्चंस में। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप क्लास से हैं, तो आप अगर इसको लिखते हैं तो आपका जो क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और टीचर के हाथों से नंबर खींचना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं, जानकारी के स्रोत जो है कहाँ कहाँ से मिले, लिखे हुए हैं ना, क्योंकि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, वहाँ तो हमें लिखे हुए कुछ नहीं मिले, वहाँ हमें दबे हुए मिले, उससे आइडिया लगाए। लेकिन यहाँ पे लिखे हुए हमें मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं, पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख जो मिले हैं उसके बारे, उससे पता चला है, और साहित्य स्रोत मिले हैं, उससे पता चला है। तो बोधगया अभिलेख जो है, वहाँ के अभिलेख में ना इन देवताओं की ना बारे में लिखा हुआ मिला उनको। देवता में इंद्र, वरुण, मित्र और नात्स्य के बारे में देखने को मिला, तो इससे आइडिया लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कस्सी अभिलेख जो कि ईरान से मिला है, इससे पता चलता है। और साहित्य स्रोत में तो ये हमारे वेद से पता चलता है, जो वेद है, ब्राह्मण है, आरण्य है और वेदांग है, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, आर्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं वेद। वेद क्या होता है, जैसे कि अब 4 हमने पढ़ा ना साहित्यिक स्रोत, तो उससे तो जो ऋग्वेद है ना, उनमें देवताओं के बारे में प्रार्थना मंत्र, इससे और सामवेद जो है संगीत से, सामवेद है ना जिसमें 7 है, सा रे गा मा वो। ठीक है, और यजुर्वेद में हमारे जो युद्ध वगैरह से संबंधित है, अनुष्ठान वगैरह से, और अथर्ववेद में जादू टोना और औषधि से संबंधित है। तो अथर्ववेद जो है ना वो लास्ट में जोड़ा गया है, और पहले इन 3 होता था, इसको त्रिवेद कहते थे। ठीक है, तो देखिए हमारे जो वेद हैं कितने पुराने हैं और इसमें सब कुछ दे रखा है।
गाना से लेके युद्ध कैसे करना है, जादू टोना जो होता है, औषधि, मतलब सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग हमारे वेद में उपलब्ध है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बाहर को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप को हम क्या बोलते हैं, वेद त्रयी। ओके, क्योंकि इन तीनों को की विषय वस्तु जो है ना लगभग एक प्रकार की है, इस वजह से। और वेद त्रयी परलौकिक विषय वस्तु से संबंधित है। अथर्ववेद को लास्ट में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेद। वेद इस प्रकार से हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इनके जो ज्ञाता हैं, इनको जो अच्छे से जानते हैं, तो कौन जानते हैं, होत्री। यजुर्वेद को कौन जानते हैं, अथर्वयु। सामवेद को कौन जानते हैं, उद्गाथा। और अथर्ववेद को कौन जानते हैं, तो ब्रह्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब हम बात करते हैं वेद के उपवेद। तो वेद के उपवेद पहले हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या हो गए, आयुर्वेद। यजुर्वेद के धनुर्वेद। सामवेद के गंधर्व वेद। अथर्ववेद के शिल्पवेद। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम बात करते हैं ये वेद के उपवेद है ना, उसके भी ज्ञाता हैं। उनके ज्ञाता कौन है, अब बात करेंगे। यजुर्वेद के जो है वो है प्रजापति। धनुर्वेद के हैं विश्वामित्र। गंधर्व वेद के हैं नारद। और शिल्प वेद के हैं विश्व